Good morning, all of you. Welcome to KCM College of Education, Lucknow. Dear students, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में हम पढ़ रहे थे वैदिक युगीन शिक्षा प्रणाली के विषय में। तो उसमें हमने जाना कि कौन कौन से शिक्षण संस्थाएं कार्यरत थी उस समय, कौन कौन से माध्यमों से शिक्षा प्रदान की जाती थी, शिक्षण विधियां क्या थी, कौन कौन से आश्रम थे जो मानव जीवन को पूरी तरह से 4 खंडों में विभक्त किए हुए थे। इसी क्रम में विद्यारंभ के समय किए जाने वाले संस्कारों की बात हम करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहला संस्कार कौन सा था। तो जब अभिभावक शिक्षा के लिए अपने पुत्र को गुरुकुल के आश्रम में ले जाता था तो वहाँ जो सबसे पहला संस्कार उससे कराया जाता था वो था उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या है? उपनयन का अर्थ पहले जान लीजिए कि उपनयन का अर्थ होता है पास ले जाना। पास ले जाना अर्थात गुरु के पास ले जाना, और उपनयन संस्कार से ही विद्या आरंभ माना जाता था। तो किसी भी बालक का सबसे पहले उपनयन संस्कार किया जाता था और उससे गुरु के द्वारा जो गायत्री मंत्र है उसका उच्चारण कराया जाता था। जैसे ही उच्चारण कर लेता था बालक, उसका उपनयन संस्कार हो जाता था और वो विद्या आरंभ करना शुरू कर देता था। 2 संस्कार उस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। एक तो गुरु आश्रम में प्रवेश के समय उपनयन संस्कार, और दूसरा गुरु का आश्रम में शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात किया जाने वाला संस्कार जिसे हम समावर्तन संस्कार कहते हैं। तो उपनयन का अर्थ आपने जान लिया कि गुरु के पास ले जाना शिक्षा के लिए। अब जानिए कि समावर्तन संस्कार क्या था। समावर्तन संस्कार का मतलब होता है, समावर्तन मतलब वापस लौटना। वापस लौटना मतलब कि जब विद्यार्थी अपनी पूरी शिक्षा पूर्ण कर लेता था, उसके पश्चात जब वह अपने गृहस्थ आश्रम में वापस आता था तो उसका समावर्तन संस्कार कराया जाता था। इस समावर्तन संस्कार में गुरु शिष्य को उपदेश देता था कि हे शिष्य, तुम सदैव सत्य का पालन करना। हे शिष्य, तुम सदैव अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। हे शिष्य, स्व अध्याय के लिए कभी भी आलस न करना। हे शिष्य, तुम मेरे द्वारा जो सद्गुण तुम्हें प्रदान किए गए हैं उसका सदैव अनुकरण करना। ये उपदेश गुरु के द्वारा विद्या समाप्ति के समय शिष्य को उपदेश के रूप में दिया जाता था। इससे पहले जब गुरु किसी को पढ़ाता है, ज्ञान देता है, तो कहता है कि परीक्षा भी लेता है। तो उस समय भी परीक्षा की एक प्रणाली थी जिसमें वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, शास्त्रार्थ, इसके माध्यम से गुरु अपने शिष्य से कुछ प्रश्न पूछता था और वहां पे उसके बुद्धि का आकलन करने के पश्चात ही वह उसे समावर्तन संस्कार कंप्लीट करके और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हेतु जाने की अनुमति प्रदान करता था। जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, जो उसमें गुरु का आश्रम था, वो प्रकृति के सुरम्य वातावरण में कोलाहल से दूर बनाए जाते थे, जहां पर गुरु एक शांत वातावरण में अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता था। जो शिष्य थे उनका गुरु के प्रति कुछ कर्तव्य था, जैसे कि जो गुरु गृह की अग्नि है जिसपे भोजन इत्यादि पकाया जाता था, उस अग्नि को सदैव प्रज्वलित रखने का जो कार्य था वो शिष्यों का था। अर्थात उसमें लकड़ियां, जंगलों से लकड़ियां चुन चुन के लाना और उस अग्नि को निरंतर जो है
प्रज्वलित रखने का कार्य जो है शिष्यों का था। गुरु आश्रम की जो गायें थी उनको चराने का कार्य, उनको पानी पिलाने का कार्य, उनकी सेवा का कार्य, ये सब भी शिष्यों का ही कर्तव्य हुआ करता था। गुरु शिष्य को अपने पुत्र समान समझता था और शिष्य भी गुरु को अपने पिता तुल्य समझता था और उसी भाव से गुरु की सेवा भी करता था। गुरु कभी शिष्य के बीमार हो जाने पर गुरु शिष्य की सेवा करता था और उसके साथ पुत्रवत व्यवहार करते हुए वो जब तक ठीक नहीं हो जाता उसकी निरंतर सेवा कार्य करता रहता था। और ये जो गुरुकुल आश्रम थे ये पूर्णतया राजनीतिक यानी कि जो बाहरी हस्तक्षेप है उससे मुक्त थे। यानी कोई भी राजा गुरुकुल आश्रम में अपना मतलब उसे विशेष कोई लाभ दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए कि गुरु के आश्रम में कोई राजा का पुत्र पढ़ने आ जाए तो उस पुत्र को कुछ अलग से गुरु सम्मान दे या गुरु उसके लिए अलग से कुछ कक्षाएं चलाए, इस तरह का नहीं था। यानी कि किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप जो है गुरुकुल आश्रम में कदापि नहीं था। जो राजा रजवाड़ा हुआ करते थे ये लोग गुरु आश्रम को गायों का, भूमि का, अन्न का दान दिया करते थे जिससे गुरुकुल निरंतर रूप से चल सके। और बरसात उरसात के जो दिन होते हैं जिस समय जो है भिक्षाटन के लिए शिष्य नहीं जा सकते उस समय में भी मतलब उनके भोजन आदि की कोई कमी न रहे, इसका पूरा जो है प्रबंध किया जाता था। तो इस तरह से आज आपने जान लिया कि जो वैदिक युगीन शिक्षा थी जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, वो किस तरह से कार्य करती थी। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में किस तरह से शिक्षण व्यवस्था कार्यरत थी, किस तरह से मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त किया गया था, किस तरह से शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था, कौन कौन सी शिक्षण संस्थाएं थी जो कार्य कर रही थी। ठीक है, तो आज वैदिक युगीन शिक्षा यहीं पे समाप्त होती है। अब हम बात करेंगे बौद्धकालीन शिक्षा की। जैसे वैदिक कालीन शिक्षा है वैसे ही बौद्ध कालीन शिक्षा है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके बीच फिर से उपस्थित होंगे और आपको बताएंगे बौद्ध धर्म की शिक्षा किस तरह से प्रारंभ हुई, उसकी क्या क्या कमियां थी, क्या क्या जो है उसकी अच्छाइयां थी, विशेषताएं क्या थी, उसकी शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, कौन कौन से संस्कार हिंदू जो शिक्षा थी वैदिक कालीन उसी के भांति उसमें भी कार्य करते थे, क्यों बौद्ध धर्म आया, क्यों बौद्धिक शिक्षा आई, इसके भी कारणों की हम विवेचना करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम कल पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।